हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी का प्री का पेपर आप सबने देख भी लिया होगा और जिन्होंने दिया है वो तो उस प्रक्रिया से ही गुजरे हुए हैं। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के जो सेगमेंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी प्री 2025 के, उन पर एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या सही उत्तर होगा उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण। तो अगर हम पहला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 31, और ये हमने जो लिया हुआ है ये आपका सेट बी है। ये सेट बी से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आप सेट बी को देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसी नंबर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर नंबरिंग वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ वैसे भी देख लेने हैं। तो पहला प्रश्न अगर हम देखें कि क्या पूछ रहा है, तो पहला प्रश्न संबंधित है निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला बॉन्ड, दूसरा हेज फंड, तीसरा स्टॉक और चौथा है वेंचर कैपिटल। प्रश्न यह पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने को वैकल्पिक निवेश फंड यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF के तौर पर पहचाना जाता है या माना जाता है। इनमें से किसको, इन चारों में से किसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माना जाएगा। देखिए, AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वे निवेश के साधन होते हैं जो पारंपरिक निवेश जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड से अलग होते हैं। इनमें आमतौर पर अधिक जटिल रणनीतियां, उच्च जोखिम और सीमित तरलता होती है, लिक्विडिटी लो होती है, रिस्ट्रेंट होती है। ये अक्सर केवल अनुभवी और मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए उपलब्ध होते हैं। चलिए अब हम लोग इन चारों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, बॉन्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड जो है वो पारंपरिक रूप से निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां हैं। इन्हें वैकल्पिक निवेश नहीं माना जाता है। ये प्रॉपर जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है वे मानी जाएंगी। सरकार, निगम, नगर निकाय ये सब बॉन्ड जारी करते हैं और ये एक तरीके से पारंपरिक ऋण के साधन है। दूसरा हेज फंड। हेज फंड एक तरीके से ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो विविध और अक्सर जटिल निवेश की जो रणनीतियां हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि लीवरेज, डेरिवेटिव्स, शॉर्ट सेलिंग, इन सब का ये इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पर ये मतलब एक तरीके से उच्च न्यूनतम निवेश होता है इसमें। तो ये जो है ये AIF की कैटेगरी में आता है। तीसरा है स्टॉक, यानी कि जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये भी पारंपरिक इक्विटी प्रतिभूतियां हैं जो कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के स्वामित्व में होती हैं। इनका जो इन्हें जो है वैकल्पिक निवेश यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट तो नहीं माना जा सकता है, जबकि ये ट्रेडिशनल ही एक तरीके से ऋण के साधन है। चौथा जो वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। प्रारंभिक चरण की जो उच्च वृद्धि वाली कंपनियों में निवेश करते हैं जो आमतौर पर निजी होते हैं और सार्वजनिक रूप से कारोबार नहीं कर रहे होते हैं, उनमें ये वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसको भी हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर हम प्रश्न के हिसाब से देखें कि किसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माना जाएगा, तो 2 और 4 है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कितने को, तो आप बताएंगे केवल 2 को हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मानेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की आय का स्रोत क्या है। हमें इनकम की बात करनी है। ठीक है, पहला सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना, दूसरा विदेशी मुद्रा खरीदना और बेचना, तीसरा पेंशन फंड का प्रबंधन, चौथा निजी कंपनियों को उधार देना, पांचवा करेंसी नोट छापना और वितरित करना। देखिए, जो सरकारी बॉन्ड का खरीदना और बेचना है, ठीक है, ये RBI की आय का मेन स्रोत है। ठीक है, यह आय का मुख्य स्रोत है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इनको खरीदना बेचना, और RBI जो है जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका ट्रेडिंग भी करता है और इससे उसको ब्याज और कैपिटल गेन भी प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ तक विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की बात है, यह भी आरबीआई की आय का एक स्रोत होता है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन से, उसके मैनेजमेंट से जो इनकम होती है, ठीक है, जो कह सकते हैं विनिमय दरों में उतार चढ़ाव हो रहा है ना, और जो विदेशी प्रतिभूतियों से उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो सब इनकी आय में आती हैं, वो सब इनकी आय में सम्मिलित होती हैं। तीसरा जो पेंशन फंड का मैनेजमेंट है, पेंशन फंड का मैनेजमेंट जो है वो आरबीआई की इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, एक संस्था है जिसके बारे में आप जानते होंगे, वो है पीएफआरडीए, है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है, वो पेंशन फंड को मैनेज करता है, आरबीआई नहीं करता है। तो यह तो गलत हो गया। तीसरा, निजी कंपनियों को उधार देना। आरबीआई कभी भी निजी कंपनियों को ऋण नहीं देती है। ठीक है, सीधे कोई ऋण वो नहीं देती है। ये वाणिज्यिक बैंकों का काम है कि वो निजी कंपनियों को ऋण दें, ना कि आरबीआई का। तो यह पॉइंट भी गलत हो गया। तीसरा, करेंसी नोट को छापना और वितरित करना। देखिए, निश्चित तौर पर आरबीआई का यह काम है कि वो करेंसी नोटों को छापे और मार्केट में उनकी पहुंच को बनाए रखे, लेकिन ये आरबीआई की इनकम का सोर्स नहीं है। मुद्रा छापने से आरबीआई को सीनियरेज नाम की एक इनकम होती है, लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यह कोई आय नहीं है, यह उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, लागत निकालने के लिए पाया गया कमीशन है। तो यह भी इसकी आय के स्रोत में नहीं गिना जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो नीचे दिए गए कोड में कौन से सही हैं, उत्तर चुने। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो 1 और 2 सही है, तो आप इसमें ए लगाएंगे। 3, 4 और 5 गलत है, तो इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें भारत सरकार के संदर्भ में। पहला है आपका प्रवर्तन निदेशालय। ये क्या कार्य करता है? भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन करता है, उसे लागू करवाता है। ईडी बहुत न्यूज़ में भी रहा, पूरे साल भर न्यूज़ में रहा। और यह किसके अधीन काम करता है? ये आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। नहीं, यह गृह मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है। यह भी जो है, जो ईडी है, वो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, इसके अंतर्गत काम करता है। तो इस प्रकार से यह वाला पॉइंट तो गलत हुआ। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों को लागू करता है। बिल्कुल सही है यह पॉइंट। और यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह पॉइंट भी सही है क्योंकि यह फैक्चुअल है। अगला है सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय। यह बेहतर नीति बनाने और कर चोरों को पकड़ने के लिए, कर अधिकारियों की सहायता के लिए बड़े डेटा का विश्लेषण करता है। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस करता है। ये बात बिल्कुल सही है। और यह भी राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसमें जो है पहला वाला पॉइंट गलत है, बाकी दो सही हैं। आपको बताना है कौन से सही मेल खाते हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। तो इसमें से दो सही मेल खा रहे हैं, तो आप इसमें बी लगाएंगे और यही इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि ये कह रहा है, पहला पॉइंट, कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सूचीबद्ध सभी कंपनियों को व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है, BSRR प्रस्तुत करने का आदेश देता है। दूसरा, भारत में BSR रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाली कंपनी रिपोर्ट में ऐसे खुलासे करती है जो प्रकृति में काफी हद तक गैर वित्तीय होते हैं। देखिए, जो आरबीआई जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके संदर्भ में समझिएगा कि BRSR जो होती है, जो रिपोर्ट होती है, वो सेबी को प्रस्तुत करना होता है, ना कि आरबीआई को। तो पहली चीज ये है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को यह रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत करनी होती है, आरबीआई को नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये सब कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं,
और ये टॉप 100 कैसे पता चलेगा? ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर पता चलेगा। ठीक है, जो टॉप 100 सूचीबद्ध कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर, उनके लिए अनिवार्य है, सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये गलत हो गया कि ये आरबीआई के लिए नहीं, ये सेबी करवाएगा। दूसरा, केवल टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है, आरबीआई बेसिकली क्या करता है? आरबीआई बेसिकली बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड काम करता है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कभी भी आरबीआई से रिलेटेड नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में बीएसआर प्रस्तुत करने वाली कंपनी रिपोर्ट में ऐसे खुलासे करती है जो प्रकृति में काफी हद तक गैर वित्तीय होते हैं। ठीक है, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बीआरएसआर जो होती है, बीआरएस रिपोर्ट जो होती है, उसमें जैसे पर्यावरणीय प्रभाव और स्थिरता के उपाय, सामाजिक पहल, सामुदायिक विकास, कर्मचारी कल्याण, मानव अधिकार, कॉरपोरेट गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होती है, जो कि मूलतः गैर वित्तीय जानकारियां हैं। और कंपनी जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस संबंधी मुद्दे होती हैं, जिसको ईएसजी मुद्दे कहते हैं, उससे संबंधित ये रिपोर्ट देती है। किसको? सेबी को देती है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो आप इसमें बी लगाएंगे, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन और ऊन उत्पादन जैसी कृषि गतिविधियों से होने वाली आय को किसी भी कर से छूट दी गई है। दूसरा, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। पहला सही है, दूसरा गलत है, और पहला गलत है, दूसरा सही है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, जो ये कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन, ऊन उत्पादन जैसी कृषि गतिविधियों से होने वाली आय को किसी भी कर से छूट दी गई है, यह सही नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि आयकर अधिनियम के अनुसार केवल वास्तविक कृषि आय, जैसे फसल उत्पादन, खेती से होने वाली आय ही, इसी को कर मुक्त कर रखा है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, जिसमें मुर्गी उत्पादन होता है, भेड़ पालन होता है, इन सबको कृषि आय नहीं माना जाता और इन पर टैक्स लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल खेती, बागवानी और कृषि भूमि से संबंधित आय ही पूरी तरीके से कर मुक्त है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भारत में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है, तो यह बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। आयकर अधिनियम के अनुसार ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उससे बाहर रखा गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ग्रामीण कृषि भूमि को बेचने पर आपको पूंजीगत लाभ कर नहीं देना पड़ेगा, जो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई भी कृषि भूमि जो नगर पालिका और छावनी क्षेत्र की सीमा से बाहर है और जनसंख्या की शर्तें भी पूरी करे, तो उसे हम कृषि भूमि का मामला मानेंगे। ठीक है, तो इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में खनिज सुरक्षा भागीदारी में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत उन सभी 30 महत्वपूर्ण खनिजों में संसाधन संपन्न देश है जिनकी पहचान की गई है। संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया, जिससे केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि जो खनिज के संबंध में पहला पॉइंट जो कह रहा है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। भारत ने जून 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये जून 2023 की बात है। ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी कि एमएसपी की मेंबरशिप ले ली थी और भारत इसका हिस्सा है। ठीक है, एमएसपी का उद्देश्य क्या है? एमएसपी का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की जो सप्लाई चेन है उसको
सेफ रखना और उसमें डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिफिकेशन करते रहना। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत जो है उन 30 महत्वपूर्ण खनिजों में संपन्न है जिनकी पहचान की गई है। तो देखिए, भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान जरूर की है, लेकिन सभी में रिसोर्स रिच नहीं है, साधन संपन्न नहीं है। कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत को आज भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट इत्यादि। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने जो अधिनियम था इसके संबंध में उसमें संशोधन करा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पट्टे और लाइसेंस की नीलामी का अधिकार अपने पास रखा। ये बिल्कुल सही है, इस संशोधन के द्वारा ये स्पष्ट किया गया था। तो पहला सही है और तीसरा पॉइंट सही है। तो आपके ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा सही है, आप इसमें सी विकल्प की ओर जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी कंपनी को निवेश से मिलने वाले रिटर्न के संबंध में आमतौर पर बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला माना जाता है। दूसरा कथन यह कह रहा है बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक मालिक होते हैं। तीसरा, पुनर्भुगतान के उद्देश्य से बॉन्ड धारकों को कंपनी द्वारा स्टॉक धारकों पर प्राथमिकता दी जाती है। आपको बताना है कथनों में कौन सा सही है। दूसरा और तीसरा कथन दोनों सही हैं और कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 1 2 की व्याख्या कर रहा है। 2 और 3 में से केवल एक ही सही और वो कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। ठीक है, तो जैसा कि जब पेपर आने के बाद डिस्कशन हो रहा था उस समय भी मैंने कहा था और मैं अभी फिर से भी ये बात कह रहा हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन है जहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और अब बताना है कि पहले कथन और दूसरे कथन और तीसरे कथन में क्या संबंध है। तो ये वाले जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हमेशा हुआ करते थे, जो बच्चों के लिए कई बच्चों के लिए एक ट्रिकी इशू हुआ करता था, उसमें थोड़ा सा और ऐड किया गया है यूपीएससी के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। केवल आपको सामान्य समझ के साथ भी अगर आप इसको करेंगे तो आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे कि जो कंपनी रिटर्न कर रही है उसमें देखिए बॉन्ड धारक ज़्यादा सुरक्षित हैं या जो स्टॉक धारक हैं। ठीक है, जिनके पास बॉन्ड है वो ज़्यादा सेफ है या जिनके पास शेयर्स हैं वो ज़्यादा सेफ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड है वो बेसिकली लोन है। ठीक है, और अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो भी आपको लोन का पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं होता है तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जबकि अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो आप स्टॉक धारकों को कुछ भी पे नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है जोखिम कम है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि बॉन्ड धारक किसी भी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जबकि स्टॉक धारक उसके मालिक होते हैं। दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यह कथन भी सही है। तीसरा कथन, पुनर्भुगतान के उद्देश्य से बॉन्ड धारकों को कंपनी द्वारा स्टॉक धारकों पर प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर मान लीजिए कंपनी को रिपेमेंट करना है तो सबसे पहले किसका रिपेमेंट करेगी? सबसे पहले अपने कर्जे का रिपेमेंट करेगी। तो बॉन्ड धारकों को हमेशा प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि वो कर्ज देने वाले हैं। जो स्टॉक धारक हैं उन्हें बाद में अगर पैसे बचते हैं तो ही भुगतान किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सही हैं। अब देखिए इन तीनों के संबंध क्या है। तो कम जोखिम वाला माना गया है, जो जस्टिफाई कर रहा है कि ये ऋणदाता है, इसी कारण से इसको कम जोखिम वाला माना गया है। और तीसरा, जब इन्हें भुगतान करना होगा तो प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि जोखिम को कम करने का ही इंडिकेशन दे रहा है। तो पहला और दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं और साथ ही साथ दूसरे और तीसरा पॉइंट पहले कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है, मैंने आपको कनेक्ट करके बताया। तो इसका उत्तर ए होगा क्योंकि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और दोनों ही कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी विकल्प अनुबंधों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इस प्रकार यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, भारत का शेयर बाजार हाल के दिनों में तेजी से बढ़ा है, यहां तक कि कुछ समय में हांगकांग से आगे निकल गया है। छोटे निवेशकों को विकल्प कारोबार के जोखिमों के बारे में चेतावनी देने या इस संदर्भ में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि वैश्विक स्तर पर जो कारोबार किया जाता है उसमें इक्विटी जो ऑप्शन ट्रेडिंग है,
ठीक है, जो इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसको हम कह सकते हैं, उसमें भारत बहुत ही प्राइम पोजीशन रखता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ठीक है, भारत फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है और हाल ही में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हुई है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, शेयर बाजार में तेजी आई है और कुछ समय हांगकांग के शेयर मार्केट से भी आगे बढ़ गया है, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जो शेयर मार्केट है, भारत का शेयर बाजार है, उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, 2024 में जो भारतीय शेयर मार्केट है उसमें स्टॉक मार्केट जो है उसका कैप आगे निकल गया था हांगकांग से। ये घटना बिल्कुल सही है, तो यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा, छोटे निवेशकों को विकल्प कारोबार के जोखिमों की चेतावनी देना हो या फिर अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्यवाही करना हो, इसके लिए कोई नियामक नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये जो आपका छोटे कारोबारी हैं, छोटे निवेशक हैं, अपंजीकृत सलाहकार हैं, इनके लिए कोई नियामक नहीं है, यह कहना गलत है। इनके लिए नियम विनियमन का काम सेबी करता है, सेबी इनको रेगुलेट करता है और ये सेबी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेबी इस पर एक बहुत ही व्यापक तौर पर काम करता है और इसके अंतर्गत एक अलग से निवेशक शिक्षा और संरक्षण फंड को स्थापित भी किया गया है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आप ए लगा दीजिए, ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार करें। परिपत्र अर्थव्यवस्था, वास्तव में ये चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। दूसरा, चक्रीय अर्थव्यवस्था इनपुट के रूप में कच्चे माल के उपयोग को कम करती है। और तीसरा, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। देखिए, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट पर काम करती है। जो कॉन्सेप्ट ये है कि टेक मेक डिस्पोज, इस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ करके अगर हम चक्रीय अर्थव्यवस्था, देखिए जो नॉर्मल इकोनॉमी है वो टेक मेक और डिस्पोज पर काम कर रही है, जबकि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर बात कर रही है। यानी कि उपयोग कम करो, पुनः उपयोग करो और रिसाइकिल करो। तो निश्चित तौर पर जो हमें रिड्यूस करना है, रीयूज करना है और रिसाइकिल करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हम रिड्यूस भी कर रहे हैं, कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहे हैं, इनपुट भी रिड्यूस कर रहे हैं, उसी को रीयूज भी कर रहे हैं और रिसाइकिल भी कर रहे हैं, तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, निश्चित तौर पर कम होगा। दूसरा, इसमें क्या है, जब हम कच्चे माल का उपयोग करेंगे तो कच्चे माल को कम उपयोग करेंगे, क्योंकि हम पुराने माल को ही रीयूज कर ले रहे हैं। तो इनपुट के तौर पर हम रीयूज कर ले रहे हैं कच्चे, तो इस वजह से कच्चे माल का उपयोग भी कम होगा। और तीसरा, अपव्यय को भी कम होगा, क्योंकि ये रिसाइकिल भी करेगी और रिड्यूस भी करेगी। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कम होने के पीछे जो कम कच्चा माल उपयोग करना है और जो अपव्यय करना है, ये दोनों रीजन भी वैलिड है। तो तीनों स्टेटमेंट सही भी हैं और कथन 2 और 3 कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ए इसका परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पूंजी प्राप्तियां सरकार की देनदारी बनाती हैं या उसकी परिसंपत्तियों में कमी का कारण बनती हैं। अगर आपने क्लासेस की होंगी तो जब हम कैपिटल असेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो यही एक सिंपल लाइन ही लिखी जाती है। ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट, हर बार जब भी आप पढ़े होंगे, जिससे भी पढ़े होंगे, वहाँ पर ये लाइन सीधी लिखी होगी आपने कि जो कैपिटल असेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपको या तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रही होती हैं या तो आपकी संपत्तियों में कमी कर रही होती हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि उधार और विनिवेश पूंजी प्राप्तियां हैं और ऋण पर ब्याज सरकार की देनदारी बनाता है। तो पहले स्टेटमेंट को आप समझ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कैपिटल असेट क्या होती है, तो सरकार जब उधार लेती है या अपनी संपत्ति बेचती है तो उससे उसकी कैपिटल असेट बनती है। ठीक है, तो अगर आपने उधार लिया, आपके पास मनी तो आया लेकिन आपकी लाइबिलिटी बन गई। अगर आपने संपत्ति बेची यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट किया तो अपनी संपत्ति में कमी करी। ठीक है, तो या तो
ये आपकी संपत्ति में कमी का कारण बनेगी या तो आपकी देनदारी बनाएगी, क्योंकि आपने या तो लोन लिया है या तो आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। ठीक, तो निश्चित तौर पर उधार और विनिवेश पूंजी प्राप्तियां हैं, ये यहीं से आपको क्लियर हो गई। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जो ऋण पर ब्याज प्राप्त होता है वो देनदारी नहीं बनाता है, वो सरकार के लिए असेट का काम करता है। जो ऋण पर ब्याज प्राप्त हुआ वो सरकार की आय है, वो सरकार की इनकम है, लायबिलिटी नहीं है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो अगर आप देखें तो इनमें से कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए आप केवल ए लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम उत्पादन वाले अधिकांश देशी पशु छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास है। दूसरा, इसे वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देसी मवेशियों और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। देखिए, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो इसलिए शुरू किया गया था। तो देसी किस्म की गायें हैं, जानवर हैं, पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, भैंसें हैं, है ना, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। और देखिए, जो तो अगर आप निश्चित तौर पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो देसी नस्ल के जानवर हैं वो हमेशा लो इकोनॉमिक इनकम वाले, या जिसको हम कह सकते हैं कि सीमांत और छोटे किसान हैं, उनके पास होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और सरकार ने इसी के लिए कि इन मवेशियों के और भैंसों के पालन और संरक्षण के लिए गोकुल मिशन को शुरू किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो आप इसमें लगाएंगे सी, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने का एक राष्ट्रीय रेल योजना, नेशनल रेल प्रोजेक्ट तैयार किया है। ठीक है, कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। और तीसरा, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन में ट्रैक पर लगे RFID टैग्स होते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे ने जो नेशनल रेल प्लान तैयार किया है, राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है, उसका लक्ष्य 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे को तैयार करना है, ना कि 2028 तक। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित की गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, लेकिन यह पूर्णतः इंडिजिनस है, यानी कि स्वदेशी है। ठीक है, तो यहां पर जर्मनी का प्रयोग करने के कारण यह स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन में ट्रैक पर लगे RFID टैग्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ट्रेन पर ट्रैक पर RFID लगा हुआ होता है कवच सिस्टम में, वो ट्रेन की स्थिति और गति की जानकारी के लिए होता है। यह ट्रेन को नियंत्रित करने में मदद करता है, और यह बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो आप बताएंगे 1 और 2 गलत है, यानी कि ए होगा इसका सही उत्तर। अगला, मान लीजिए कि राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है और सरकार की राजस्व प्राप्तियां 60,000 करोड़ हैं। सरकारी बजट में 10,000 करोड़ की उधारी है और 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग आंकड़े दिए गए आपको। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि राजस्व घाटा 20,000 करोड़ का है। ठीक है, तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है? 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्तियां 60,000 करोड़ है। तो राजस्व घाटा कितना हो जाएगा? 20,000 करोड़ हो जाएगा, घटा दीजिए उसमें से, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़ का है। ठीक है, तो देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जो टोटल खर्च होता है, ठीक है, उसमें से कुल प्राप्तियों
कुल प्राप्तियों को घटाना होता है जिसमें बोरोइंग्स को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि जो आपकी उधारी है उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोरोइंग्स जो आपको दिखाई जा रही हैं वो 10,000 करोड़ की हैं, ठीक है, 10,000 करोड़ की हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही फिस्कल डेफिसिट है जो आपकी उधारी है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है वो प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ का है। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा जो होता है आपका, उस राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाना होता है आपको। राजकोषीय घाटा जो है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाना है, तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। तो राजकोषीय घाटा आपका 10,000 करोड़ का है, अभी अभी आपने देखा। उसमें से आप घटा देंगे कितना, जो ब्याज भुगतान किया है आपने 6,000 करोड़, तो बचेगा कितना, 4,000 करोड़। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है सही उत्तर, तो आप इसमें डी लगा दीजिए, कुछ भी इसमें रीथिंक करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े देकर के वास्तव में आपको केवल स्ट्रेस देना था, प्रश्न बहुत सिंपल था। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, और जो फॉर्मूले हमेशा हर क्लास में आपसे कहे जाते हैं, हर टीचर आपसे कहता है कि इनको याद रखिएगा, 3-4 फॉर्मूले हैं, बस आपको उतने ही याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो दुनिया के 2 प्रमुख इथेनॉल उत्पादकों में से ब्राजील और यूएसए में पूर्व के बाद वाले की तुलना में अधिक इथेनॉल का उत्पादन होता है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहां मक्का इथेनॉल का उत्पादन के लिए मुख्य फीड स्टॉक है, ब्राजील में गन्ना इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रमुख फीड स्टॉक है। ठीक है, तो देखिए जो इसमें कहा जा रहा है कि 2 प्रमुख इथेनॉल उत्पादक हैं, ब्राजील और अमेरिका। ठीक है, तो पूर्व में मतलब ब्राजील में अधिक इथेनॉल उत्पादन होता है, जो कि सही नहीं है। अमेरिका सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन करता है। ठीक है, दूसरा, अमेरिका के विपरीत जहां मक्का इथेनॉल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक है, वहां ब्राजील में गन्ना है। ये बात सही है, अमेरिका में स्पेशली मक्के की खेती ही इसी उद्देश्य से होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिए, यानी कि कथन 2 सही है। इसके ऑप्शन सही नहीं आए हैं, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, है ना। तो इसका ऑप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई है, तो केवल कथन 2 सही है। ठीक है, केवल कथन 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ का है और गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त कर रहा है। देश की ब्याज देनदारियां 1,500 करोड़ हैं। तो आपको सकल प्राथमिक घाटा निकालना है। बहुत सिंपल है, फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक डेटा बीच में डाल दिया है। ठीक है, कोई इसकी जरूरत नहीं थी, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपका जो गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियां हैं वो है 10,000 करोड़ की, और उसमें से आप 1,500 करोड़ रुपए का आपकी ब्याज देनदारी है, घटा दीजिए, तो आपका बहुत सिंपली 48,500 करोड़ रुपए का सिंपल फॉर्मूला था, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आ जाएगा। तो आप इसमें ए लगा सकते हैं। अगला, भारत के 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में है, कौन सा कथन सही है? इसने शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए, राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 2022-23 से 25-26 तक 4,800 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। संघ के करों को शुद्ध आय का 45% राज्यों के साथ साझा किया जाना है। कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और इसने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास मापदंड को फिर से पेश किया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला देखिए, जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की सिफारिश की थी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हो और उसके आधार पर अनुदान दिया जा सके। तो ये स्टेटमेंट सही है। संघ के करों की शुद्ध आय का 45% नहीं,
इस आयोग यानी कि 15वें वित्त आयोग ने 41% शेयर करने की बात कही थी, साझा करने की बात कही थी, ना कि 45%। कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इन्होंने 45,000 करोड़ का प्रावधान करने के लिए रिकमेंड किया था, यह भी सही है। और राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास मापदंड को फिर से पेश किया, यह भी सही है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है, तो आप इसमें सी ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह विकासशील देशों को गरीबी कम करने के लिए अकेले ही मदद करता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो अगर हम IBRD की बात कर रहे हैं तो IBRD मुख्य रूप से मिडिल इनकम और क्रेडिट योग्य निम्न आय के देशों के लिए ऋण देता है, गारंटी देता है और एडवाइजरी सर्विसेज देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये अकेले जो विकासशील बैंक हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप बैंक हैं, उनके लिए काम करता है, उनके लिए सहायता प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व बैंक ग्रुप में अन्य भी संस्थाएं हैं, जैसे कि IDA है, यह भी गरीब देशों की मदद के लिए काम करता है, गरीबी कम करने के लिए मदद करता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमीज, जो यूरोप की इकोनॉमीज हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बर्बाद हो गई थी। और डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ हुम? डेवलपमेंट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये दो ही उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, आपके ऑप्शन में सी है जो कि इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि RTGS और निफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। RTGS में निपटान समय तात्कालिक है, जबकि निफ्ट के मामले में भुगतान निपटाने में कुछ समय लगता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो RTGS है उसमें फंड में रियल टाइम ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कि तुरंत ही सेटलमेंट होता है, जबकि निफ्ट में ट्रांजैक्शन बैचेज में होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ समय लग सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, RTGS में ग्राहक के से आवक लेन देन के लिए शुल्क लिया जाता है, जबकि निफ्ट में ऐसा नहीं है। देखिए, इन दोनों में ही किसी भी प्रकार के शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है, ये पूरे तरीके से फ्री है। ठीक है, इनवर्ट ट्रांजैक्शंस जो है उसके लिए कोई भी टैक्स, कोई भी फीस नहीं ली जाती है। तो ये गलत है। RTGS के लिए परिचालन घंटे कुछ दिनों तक सीमित होते हैं, जबकि निफ्ट के लिए यह सही नहीं है। ठीक है, देखिए, नहीं, ये कहना गलत है। दोनों RTGS और निफ्ट, ठीक है, ये दोनों 24/7/365 अवेलेबल रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, आप ए लगाएंगे, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। आपको बताना है भारत के अलावा निम्नलिखित में से कितने देश हैं जहां UPI पेमेंट के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापारी भुगतान स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो UAE है उसके साथ हमारा समझौता हो चुका है। ठीक है, जो फ्रांस है उसके साथ हमारा समझौता हो चुका है, सिंगापुर के साथ भी हमारा समझौता हुआ है, लेकिन जर्मनी और बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो इसलिए जर्मनी और बांग्लादेश ही वो हैं जिनके साथ हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापारी भुगतान स्वीकार UPI के थ्रू नहीं होता है। तो इसमें आप केवल 2 लगाएंगे। ये 2 देश हैं जहां पर यह स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। PM सूर्य घर बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लक्ष्य आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ सौर रूफटॉप पैनल लगाना है। यह पॉलिसी डिसीजन था, पहले से ही क्लियर है। दूसरा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य जमीनी स्तर पर सौर रूफटॉप प्रणालियों की स्थापना, संचालन, रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा, इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण योजना घटक के तहत नए कौशल अपस्किलिंग के माध्यम से 3 लाख से अधिक कुशल
जनशक्ति बनाना है और यह भी सही है। तो यानी कि तीनों, चूंकि योजना है और इसके सीधे बिंदु है तो इस पर कोई डिस्कशन का आधार बनता नहीं है, तो तीनों के तीनों सही हैं, आप इसमें डी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का शोधन, भंडारण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। प्रश्न ये पूछ रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड उपरोक्त में से किन गतिविधियों को विनियमित करता है। ठीक है, तो देखिए जो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड है, ठीक है, सॉरी, जो आपका नेशनल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है, वो इन सब चीज़ों को नियंत्रित नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, जो कच्चे तेल का उत्पादन है, ये इस बोर्ड के द्वारा, पीएनजीआरबी के द्वारा नहीं रेगुलेट होता है, तो ये गलत है। दूसरा, पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग होता है, जो शोधन होता है, जो उसको स्टोर करना है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इसका रेगुलेशन पीएनजीआरबी द्वारा किया जाता है। तीसरा, जो विपणन यानी मार्केटिंग है और सेल है, यह भी काम है पीएनजीआरबी का, तो यह भी काम पीएनजीआरबी रेगुलेट करती है, लेकिन प्रोडक्शन के वाले प्रोसेस को वो रेगुलेट नहीं करती, यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है। तो अगर हम देखें तो इन चार में से जो गतिविधियां हैं, दो गतिविधियां वो नहीं करता है, बाकी इन गतिविधियों को शोधन, भंडारण, वितरण, विपणन और बिक्री का काम वो करता है। तो आप इसमें बी लगाएंगे, केवल दो सही है, बाकी गलत है। तो इस प्रकार इकोनॉमी के हर एक क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक ये है, आप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न फ्यूचर में भी पूछना है और तैयारी में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मेरे वीडियोस के थ्रू, आप कमेंट के थ्रू भी मेरे वीडियोस पे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कनेक्ट करें और जहाँ पर भी पढ़ाई में समस्या आ रही हो उसको ज्वाइन करके पूछ लें। इकोनॉमी के पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको वैसे भी समझनी है कि इकोनॉमी का जो पेपर है वो हमेशा कंसिस्टेंट लेवल पर ग्रो ही करता रहता है। ऑन एन एवरेज कहें तो 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास इसमें हमेशा आते हैं। जैसे इस बार 20 प्लस क्वेश्चन हम कह सकते हैं आए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम चाहें तो करंट में डाल सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी से भी जुड़े हुए हैं। तो इकोनॉमी एक बहुत वाइडर एस्पेक्ट है जहाँ पर आपको सक्सेस होने के बहुत चांसेस मिलते हैं, और क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको आइडिया लगा होगा कि इतने डिफिकल्ट भी नहीं है जो आप कर ना सकें। अगर आप इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग समझ रहे हैं, बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और इसके साथ साथ आप केवल और केवल करंट से अपडेट करते जा रहे हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में रही उसको देखते जा रहे हैं, तो आपका इकोनॉमी बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को एक अच्छी गति दीजिए। जहाँ पर भी समस्या आती है, स्टडी IQ IAS आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए साथ है। इसके बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।